डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम फेडरल स्टेट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और अमेरिका में फेडरल स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरल स्टेट और फेडरेशन इज़ अ स्टेट विद वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेवरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब कि फेडरल स्टेट या फेडरेशन भी हम जिसे कहते हैं वो एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे एक सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट होगी और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे साथ में काम करते हैं। यूनिटरी स्टेट में हमने देखा था सिर्फ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फेडरल स्टेट में पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड होंगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो मेन फीचर इसका क्या है, फेडरल स्टेट में पावर्स डिवाइडेड होती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने डेफिनेट स्फीयर एंड परफॉर्म फंक्शन एलोकेटेड टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डेफिनेट स्फीयर जितना उसको पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है उतने पे ही के लिए वर्क करेगी, उससे ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगी। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जितना पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है उतने के अकॉर्डिंग ही स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज बनाएगी स्टेट्स के लिए। तो फेडरेशन में सबसे पहले मेन चीज़ क्या देखने को मिलती है, देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। और फेडरल स्टेट के बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे अमेरिका, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, रशिया। जितने भी बड़े देश हैं, बिग स्टेट्स हैं, बड़े देश, वो सब फेडरल स्टेट हैं मोस्टली। एक्सेप्शन है चाइना फेडरल स्टेट नहीं है, वो यूनिटरी स्टेट है। फेडरल स्टेट और फेडरेशन का मीनिंग समझते हैं। टर्म फेडरेशन, अब ये जो फेडरेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा, फीडस, जिसका मतलब होता है अग्रीमेंट करना या ट्रीटी करना। तो इससे क्या मतलब हुआ कि फेडरेशन एक ऐसा देश होगा, एक ऐसा स्टेट होगा जो कि एग्जिस्टेंस में आएगा। जो कैसे बनेगा, जब बहुत से सेवरल स्टेट्स, बहुत से छोटे छोटे स्टेट साथ में मिल के एक ट्रीटी और अग्रीमेंट साइन करके एक बड़ा फेडरेशन बनाएंगे। ठीक, when several small states decide to merge and form big sovereign state। लेकिन अब छोटे स्टेट्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हम साथ में मर्ज हो जाएं और फिर एक बड़ा सा सॉवरन स्टेट बनाएंगे। सॉवरन मतलब ऐसा देश जिसके पास पूरी पावर होगी, सुप्रीम पावर। ठीक, तो लेकिन क्या कर, इसमें पूरी पावर जो है वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती। कुछ पावर्स जो स्टेट होते हैं उनके पास भी रिटेन वो करके रखते हैं और ऐसे स्टेट को फेडरेशन या फेडरल स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका इज़ अ फेडरेशन। अमेरिका फेडरेशन का बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आपको अमेरिका का हमेशा याद रखना है। अमेरिका के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि फेडरेशन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन फेडरेशन एज अ स्टेट ऑर्गेनाइज ईदर व्हेन सेवरल स्टेट गवर्नमेंट combine to form a single big sovereign state और when a big sovereign state reorganize itself। अभी मैंने देखा, आपको बताया कि जब छोटे छोटे स्टेट्स एग्रीमेंट और ट्रीटी करके ये साथ में जुड़ते हैं, एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं और अपनी सारी पावर को एक सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और कुछ पावर अपने पास रखते हैं, तो वैसे स्टेट को फेडरेशन कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बस यही एक मेथड हो, फेडरेशन का बनने का दूसरा मेथड होता है। वो दूसरा मेथड क्या होता है, जब दूसरा मेथड बिग सॉवरेन स्टेट डिसाइड टू रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ। कोई बड़ा देश है जो कि डिसाइड कर ले कि हम खुद को रीऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब जैसे इंडिया खुद के पावर्स को डिवाइड कर दे अपने स्टेट लेवल पे। जैसे यूपी के पास कुछ पावर है, मध्य प्रदेश के पास कुछ पावर हैं, झारखंड के पास कुछ पावर, तो जितने स्टेट्स हैं उनको कुछ पावर्स डिवाइड कर दे। एक बड़ा सॉवरन स्टेट अपने पावर्स को रीऑर्गेनाइज कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग लेवल पे, वैसे स्टेट को भी हम कहेंगे फेडरेशन। ठीक, तो फेडरेशन या तो तब बनेगा जब बहुत से सॉवरन स्टेट मिलके एक बड़ा सॉवरन स्टेट बनाए, या जब एक बड़ा सॉवरन स्टेट खुद को रीऑर्गेनाइज कर ले। ठीक, और एक बहुत कीवर्ड जो आपको फेडरेशन का हमेशा याद रखना है, फेडरेशन वो होता है वैसा देश जहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर देखने को मिले, पावर्स डिवाइडेड हो। यूनिटरी स्टेट में हमने क्या देखा था, पावर्स डिवाइडेड नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली डिवीज़न ऑफ पावर होता है। चलिए, तो नेक्स्ट समझते हैं क्या होते हैं इसके फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ भी अगर एग्ज़ाम में आएगा तो उसका मतलब होगा उसके क्या टर्म्स हैं, फीचर्स हैं, सब सेम होते हैं।
पहला फीचर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर डिवीज़न ऑफ पावर। जो पावर्स हैं वो क्लियरली डिवाइड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और ये बहुत ही इसेंशियल कंडीशन है एक फेडरेशन का, एब्सोल्युटली इसेंशियल कंडीशन। लेकिन पावर डिवाइड कैसे होंगी? कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेशनल इम्पोर्टेंस के पावर्स होंगे। नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब जो चीज़ें देश के लिए, पूरे नेशन के लिए ज़रूरी है, वो उनके पास होंगी। और लोकल एंड रीजनल फंक्शंस जो होंगे, छोटे लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो काम होंगे, वो किसके पास पावर्स होंगी? सब स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्यों के पास। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस से रिलेटेड कोई काम हो गया, फॉरेन अफेयर, एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन कैसा होगा, करेंसी कैसे बनेगी एक देश की, क्या करेंसी कॉइनेज का टर्म होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, प्रिजन्स, एजुकेशन, ये सब डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सब जो नेशनल लेवल की चीज़ें होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या देखता है? अपने स्टेट का एजुकेशन कैसा होगा, प्रिजन कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाना है देश अपने राज्य में, वो सब स्टेट गवर्नमेंट देखता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल स्टेट इज डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि एक बुक के फॉर्म में या एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिटन हो। और फेडरेशन के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है। यूनिटरी स्टेट में हमने देखा था कि चाहे रिटन हो चाहे अनरिटन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्यों बहुत ज़रूरी है? वाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हियर? बिकॉज देयर इज़ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर। पावर्स जो हैं वो बटे हुए हैं, तो अगर पावर्स, किसके पास कितने पावर्स रहेंगे, उनको अच्छे से पता करना हो, समझना हो, तो उसके लिए एक रूल बुक चाहिए। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड होना चाहिए, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट डिफ़िकल्ट हो, अमेंडमेंट ईजिली ना किया जा सके, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को हम यूनिलैटरल अमेंडमेंट से बचा सकें। यूनिलैटरल अमेंडमेंट, ये बहुत कीवर्ड है, आप इसको याद रखिएगा। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफा बदलाव, जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट तो होती नहीं, तो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको डिस्कस नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट जो भी चेंजेस लाने होते हैं ला देते हैं। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी चेंज करेगी, रूल या लॉ कुछ भी चेंज लाएगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के रेटिफिकेशन के बाद होगा। जैसे अमेरिका में भी होता है कि अगर वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से पास हो गया, अमेरिका कांग्रेस के नेशनल पार्लियामेंट से पास हो गया, तो फिर उसको रेटिफिकेशन भी कराना होगा। जो अमेरिका की स्टेट्स हैं उनके 3/4 स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफिकेशन चाहिए। अमेरिका के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? सुप्रीम होना चाहिए, सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से क्या मतलब है कि मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों लेवल की जो सरकारें हैं वो अपने अपने स्फीयर्स तक ही काम करेंगी। जितनी पावर उनको डिमार्केट की गई है, दी गई है, उतने में ही वो काम करेंगे। जैसे केसी वियर का कहना है, द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द टर्म ऑफ अग्रीमेंट विच एस्टैब्लिश जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट एंड विच डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन दैम मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट। केसी वियर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी का क्या मतलब है कि जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, संविधान में लिखी गई हैं, वो दोनों के ऊपर लागू होंगी पूरी तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारें हैं और रीजनल लेवल पे, और जो नेशनल लेवल पे जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पर दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। इम्पार्शियल एंड सुप्रीम जुडिशरी। जुडिशरी कैसी होगी? इम्पार्शियल होगी, मतलब कि जुडिशरी किसी को फेवर नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनाए रखना है तो जुडिशरी को इम्पार्शियल रोल प्ले करना होता है। द एग्जिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ अ नेसेसिटी ऑफ फेडरेशन। ये आपको हमेशा याद रखना कि एक फेडरेशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि जो जुडिशरी किसी पे डिपेंड ना हो, एग्जीक्यूटिव्स उसमें इंटरफेयर ना कर सके, लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी उसमें इंटरफेयर ना करे, अपने इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन रखने की पावर रखती हो।
ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा जुडिशरी फेडरेशन में बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। वाई जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट इन फेडरेशन, तो जिससे कि कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है सेंटर के बीच में, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के बीच में, राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम होता है जुडिशरी का। लेकिन अगर जुडिशरी पार्शियल होगी, किसी के तरफ ज़्यादा बायस होगी, तो वह फेयर जजमेंट नहीं दे पाएगी, इसलिए जुडिशरी मस्ट बी इम्पार्शियल। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डबल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। डबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश के, पूरे फेडरेशन मतलब पूरे नेशन का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाएगी। फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब राज्य जो होते हैं, स्टेट्स जो होते हैं, प्रोविंसेस। ओके, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर स्टेट में अलग अलग होगी, क्योंकि हर रीजन, बहुत सारे रीजन्स होते हैं डिफरेंट, तो वहाँ पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और हर सिटीज़न को जो भी लॉज, सेंट्रल लेवल लॉज हैं और लॉज ऑफ द स्टेट हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो इंसान जिस स्टेट का सिटीज़न है, रेसिडेंट है, तो वहाँ के उसके लॉज को और रूल्स को उस पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा। फिर डुअल सिटीज़नशिप होता है फेडरेशन में। डुअल सिटीज़नशिप मतलब कि यहाँ पे हर इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं, सबको डबल सिटीज़नशिप मिलती है। वन कॉमन यूनिफॉर्म सिटीज़नशिप ऑफ द होल स्टेट, मतलब एक तो वो पूरे देश का नागरिक होगा, पूरे फेडरेशन का मतलब पूरे देश का नागरिकता उसे एक मिलेगी। एंड सेकंड ऑफ द प्रोविंस और द स्टेट विच इज़ नेटिव, और दूसरा उस जगह का सिटीज़नशिप होगा जहाँ पे वो रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे पास एक सिटीज़नशिप होगी इंडिया की, और हम अगर आपका डिस्ट्रिक्ट, आप किसी स्टेट में रहते हैं, सपोज़ हरियाणा में रहते हैं, तो आपके पास एक हरियाणा का भी सिटीज़नशिप होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई वाज टेलिंग यू, ऐसा सिर्फ अमेरिका में होता है, डबल सिटीजनशिप। तो अमेरिका इसीलिए फेडरेशन कहा जाता है, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब बाई मतलब दो, और कैमरल मतलब हाउसेस। तो दो हाउसेस यहाँ पे होती हैं, दो लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, इसीलिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। जैसे अमेरिका जो है वो 50 स्टेट्स का, 50 राज्यों का वो है, फेडरेशन है, वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सीनेट में। सीनेट वहाँ का हाउस है, वहाँ पे अमेरिका में दो हाउसेस हैं, दो, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिका में दो हाउसेस हैं, सीनेट, और सीनेट जो कि वहाँ का लोअर हाउस है, और सेकंड ये हो गया, और पहला हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का अपर हाउस, ठीक है। और ईच स्टेट हैज़ बिन गिवन 2 सीट्स इन द यूएस सीनेट। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो हर राज्यों को 2-2 सीट दी गई है यूएस के सीनेट में, जो एक हाउस है वहाँ का, ठीक है, लॉ मेकिंग हाउस, लेजिस्लेटिव हाउस है। तो यूएस सीनेट में सबको 2-2 सीट्स मिली है, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और ऐसा ही स्विट्ज़रलैंड में भी चलता आ रहा है। तो ये दोनों स्टेट क्या हो गए, फेडरेशन हो गए, फेडरल स्टेट। तो फेडरल स्टेट का एक अनदर फीचर, इक्वालिटी ऑफ ऑल फेडरेटिंग यूनिट्स। जितनी भी फेडरेटिंग यूनिट्स होंगी, फेडरेटिंग स्टेट्स होंगे, मतलब कि जितने भी छोटे राज्य होंगे, एक तो नेशन हो गया पूरा, और उसके अंदर कुछ रीजनल लेवल होंगे, प्रोविंसेस होंगे, स्टेट्स होंगे, तो उन सब के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी किस बेसिस पे, कि बिना साइज़, बिना पॉपुलेशन, बिना रिसोर्सेज को ध्यान में रखे उनको बराबर का सीट मिलना चाहिए। मस्ट बी गिवन इक्वल सीट इन वन ऑफ द 2 हाउसेज। 2 हाउसेज होती हैं फेडरेशन में, हमने पढ़ा बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो दोनों हाउसेस में से एटलीस्ट एक हाउस में सभी राज्यों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में यूनिटरी फीचर को फॉलो करते हैं इस केस में। जैसे कि राज्यसभा में और लोकसभा में जो सीट्स एलोकेट की जाती हैं स्टेट्स को, वो किस बेसिस पे की जाती हैं, वो हमारा होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, कि जहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीट 80 सीट्स हैं, ऐसे मणिपुर और कहीं कहीं पे 1 सीट ही हैं, तो पॉपुलेशन बेसिस पे होता है। लेकिन फेडरल स्टेट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे इक्वल स्टेट्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, इक्वल सीट्स दी जाएंगी। ऐसा हमने अभी अमेरिका में पढ़ा कि हर स्टेट्स को 2 सीट्स मिलेगी सीनेट में। और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फेडरल स्टेट्स के आपको यहाँ पे, जैसे अर्जेंटीना 23 प्रोविंसेस वहाँ पे हैं और इतने स्टेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, बस आपको एक बार इसको रीड कर लेना है, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑब्लास्ट क्या होता है, ऑब्लास्ट यहाँ पे लिखा है ना, रशिया में ऑब्लास्ट होता है। ऑब्लास्ट मतलब प्रोविंसेस और स्टेट्स, ये भी छोटे प्रोविंसेस और स्टेट्स की तरह होते हैं ऑब्लास्ट। फिर अमेरिका एज अ फेडरल स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, फीचर्स क्या हैं।
USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स। मतलब कितने राज्यों का ये फेडरेशन है? 50 स्टेट्स से मिलके अमेरिका बना है। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में कितने स्टेट्स का फेडरेशन था? 13 स्टेट्स, 13 राज्य मिलके एक जो था अमेरिका बना था। अब ये 13 स्टेट्स कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये सब जो कॉलोनीज़ दिख रही हैं ये सब पहले ब्रिटेन की कॉलोनीज़ हुआ करती थी। मैसाचुसेट्स कॉलोनी, न्यूयॉर्क कॉलोनी, वर्जीनिया कॉलोनी, पेनिसिल्वेनिया कॉलोनी, तो आप सबके नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 13 कॉलोनीज़ ने बाद में अपने आप को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस। जब इनको इंडिपेंडेंस मिली 1776 में, ब्रिटेन से ये आज़ाद होती हैं, जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं, कनेक्टिकट, डेलावेयर, जॉर्जिया, मैरीलैंड। तो ये सब डिसाइड करती हैं कि हम साथ में मर्ज होकर एक बिग सॉवरेन स्टेट बनाएंगे, जो कि फेडरेशन, जिसके बाद फेडरेशन बनकर तैयार होता है अमेरिकन फेडरेशन। ठीक है, तो अमेरिका एक 50 स्टेट्स का फेडरेशन है प्रेजेंटली, लेकिन इनिशियली कितने स्टेट्स का था? 13 स्टेट्स का। आपको ये माइंड में रखना है। और डेलीगेट ऑफ दिस 2 स्टेट्स, दीज स्टेट्स हु मेट इन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, मोर कंप्लीट स्ट्रॉन्ग यूनिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ स्टेट। मतलब कि ये जो 13 स्टेट्स थे, ये सब आपस में कहाँ पे, किस कन्वेंशन के थ्रू इन्होंने अमेरिका को क्रिएट किया, मतलब फेडरेशन बनाया? फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के थ्रू। इसको बहुत डीप में आपको नहीं जानना है, बस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में ये हुआ था कि सब लोग एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी चाहती थी। वो 13 राज्य अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, तो वो सोची कि हम साथ में मर्ज हो जाएं और एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाएं, अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए, बचाते हुए। तो इतना था, आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। याद नहीं करना है, बेसिकली आपको रीड कर लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर देखते हैं और क्या फीचर्स होते हैं अमेरिका में एज अ फेडरल स्टेट। तो पहला तो हो गया डिवीज़न ऑफ पावर अंडर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं, जो कि एक फेडरल स्टेट का मेन और सबसे इसेंशियल फीचर है। तो पावर्स कैसे कैसे डिवाइडेड हैं अभी वो देखेंगे हम। पावर सब्जेक्ट्स गिवन टू फेडरल गवर्नमेंट। कुछ पावर्स दी गई हैं फेडरल गवर्नमेंट को, 18 पावर्स दी गई हैं फेडरल गवर्नमेंट को। तो 18 पावर्स दिए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट को। आप एक बार रीड कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं बेसिकली वही सब, जैसे टैक्स हो गया, फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करना, और फॉरेन ट्रेड, इंटरस्टेट डेवलपमेंट, ये सब देखना। ठीक, और कुछ पावर्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट को प्रोहिबिट भी की गई हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हो गई, हेबियस कॉर्पस का रिट जो है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते आप, किसी के भी हेबियस कॉर्पस के रेट को आप सस्पेंड नहीं करा जा सकता। कैन नॉट मेक लॉ इन्फोर्सिएबल विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी ने अगर कोई लॉ अब पास किया है तो वो लॉ पुराने किसी इवेंट पे, पुराने किसी एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया कि अब से शादियों में कभी गाना नहीं बजेगा, ठीक, तो वो लॉ आज से लागू होगा। पहले अगर गाना बजता था, पहले लोग शादियों में गाना बजाते थे, तो जो पहले अगर कोई शादियों में गाना बजाता था तो पुलिस उसको जेल में नहीं डाल सकती है, क्योंकि वो लॉ आज से इनेक्ट हुआ। आज सेंट्रल अथॉरिटी ने जिस दिन इनेक्ट करेगा उस दिन से वो लॉ अप्लाई होगा सब जगह। उसके पहले हुए वाली घटनाओं पे, पहले के एक्शंस पे अप्लाई नहीं होगा, और उसके अगेंस्ट में सेंट्रल अथॉरिटी एक्शन नहीं ले सकती है। सेंट्रल अथॉरिटी कैन नॉट ग्रांट टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। किसी को सम्मान का टाइटल नहीं दे सकती है। कैन नॉट मेक लॉ विच इंटरफेयर विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो किसी के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंटरफेयर करे। तो ये सब कुछ पावर्स होते हैं जो प्रोहिबिट किए जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है पावर। पावर सब्जेक्ट वेस्टेड इन द स्टेट्स। कुछ पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं होंगे वही स्टेट्स को मिले होंगे। तो स्टेट्स के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, अपनी टेरिटरी को कैसे मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पावर जो है रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है, जो फेडरेशन स्टेट होते हैं। जैसे कि इंडिया में रेसिड्यूरी पावर जो है वो किसके पास होंगी? सेंट्रल अथॉरिटी के पास। ये इंडिया का एक यूनिटेरियन फीचर है। लेकिन जो फेडरल स्टेट होगा वहाँ पे हमेशा रेसिड्यूरी पावर मतलब कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जो अभी कोई चीज़ें अगर लॉज या कोई नई चीज़ें हो रही हैं उनके लिए जो लॉज बनाई जा रही हैं वो रेसिड्यूरी पावर्स में आते हैं। तो वो यूएस फेडरेशन के, जो यूएस कंट्री है उसके स्टेट्स के पास होंगी। पावर सब्जेक्ट प्रोहिबिटेड टू द स्टेट्स। अब कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट्स के पास नहीं होंगी, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मैटर हैं वो स्टेट्स को नहीं दिए जाएंगे, वो सेंट्रल अथॉरिटी ही देखेगी। और कुछ पावर ऐसे भी होते हैं जो दोनों के पास होते हैं, जैसे कि दोनों टैक्स लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे, लॉज को इन्फोर्स कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं अपने स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए, और
किसी की प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पज़ के लिए वो ले भी सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। तो ये सब दोनों के पास कंबाइंड पावर होती हैं। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने बताया अभी, ये पहले भी फीचर पढ़ा था, फेडरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डुअल पॉलिटी का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल के लिए काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट हर अमेरिका के हर स्टेट्स के लिए। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अमेरिका में कितने स्टेट्स होते हैं, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। देयर कॉन्स्टिट्यूशंस हैव टू बी रिपब्लिकन इन लेटर एंड स्पिरिट। जो स्टेट्स में, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, फेडरल स्टेट में हमेशा 2 कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेंगे। एक तो पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और सब स्टेट्स का अलग अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग में होने चाहिए? सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में सही होने चाहिए। गलत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ भी स्टेट लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल फीचर है फेडरेशन का, ये भी हमने पढ़ा था। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है। रिजिड होने का मतलब कि वहाँ पे यूनिलैटरल अमेंडमेंट करना, अकेले सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ अमेंड कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। रिजिड मेथड होता है, जिसका प्रूफ हम देख सकते हैं, जिसका प्रूफ ये है कि अमेरिका में अब तक सिर्फ और सिर्फ कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 27 अमेंडमेंट टिल डेट हो पाए हैं। तो इससे आपको पता लग सकता है कि कितना कम अमेंडमेंट वहाँ पे होता है, कितना रिजिड मेथड है। पहले अमेंडमेंट का जो मेथड है वो हम लेजिस्लेटिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी अमेरिका का और इंडियन लेजिस्लेचर का कंपैरिजन। कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम लॉ और सुप्रीम पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरेशन का, अमेरिका का, वो एकदम सुप्रीम लॉ होगा। जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई होंगी, चाहे वो पूरा फेडरेशन हो गया, पूरा देश हो गया, चाहे वो छोटे हो उसके राज्य हो गए, स्टेट्स हो गए, उनको पावर कहाँ से मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेंगे, उन्हीं से पावर लेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। यूएस का सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का, ये इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जुडिशियल रिव्यू का पावर ये होता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी ने कोई लॉ बना दिया, कुछ पास कर दिया, तो उसको चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट तो नहीं कर रहा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये अमेरिका में भी होता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जो फेडरेशन का एक फ़ीचर है। फिर 7th पॉइंट है डुअल जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पे डबल जुडिशियल सिस्टम चलता है, मतलब कि एक पूरे देश का जुडिशरी होगा, सुप्रीम कोर्ट जो होगा अमेरिका का वो पूरे फेडरेशन के लिए काम करेगा, और हर स्टेट्स के लिए अलग अलग जुडिशरी होंगे जो उस स्टेट के इश्यूज़ को देखेंगे। बाई कैमरल कांग्रेस मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, ये याद रखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस होगी, मतलब जो पार्लियामेंट होगा वो बाई कैमरल होगा, मतलब कि एक नेशनल लेवल का भी पार्लियामेंट होगा जो 2 हाउसेज़ में बटा होगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। पहला लोअर हाउस हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, लोअर हाउस वहाँ का है अमेरिका का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे लोकसभा है। सिमिलरली यूएस फेडरेशन का जो अपर हाउस है वो है सीनेट, जैसे इंडिया का राज्यसभा, ठीक है। और इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला बात हमने पीछे पढ़ा है। इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे फेडरेटिंग स्टेट को इक्वालिटी मिलनी चाहिए सबके, चाहे बड़ा स्टेट हो चाहे छोटा स्टेट हो, नो मैटर, साइज़ मैटर नहीं करता, पॉपुलेशन मैटर नहीं करता, हर स्टेट से बराबर रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। जैसे अमेरिका में हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं सीनेट हाउस में, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप, यहाँ पे जो सिटीजनशिप है सबको डबल मिलेगी। जो भी पर्सन होगा वो तो उसके पास एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप होगी, अमेरिका का वो एक नागरिक होगा, और दूसरा वो सिटीजनशिप लेके रखेगा उस स्टेट का जिसमें वो रहता है, ठीक है। ये चीज़ सारी फीचर्स अमेरिका में देखने को मिलती हैं, इसलिए हम उसको फेडरेशन कहते हैं। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट है अ ट्रेंड टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन यूएस फेडरेशन, कि कैसे यूएस फेडरेशन में जो पावर्स बटी हुई हैं, डिवाइडेड हैं, वो अब आज के समय में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में वो सेंट्रलाइज होती चली जा रही हैं। यूएस फेडरेशन जो है वो थोड़ा यूनिटरी की तरफ मूव किए जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो यूएस फेडरेशन चेंज हो सकता है, लेकिन अभी भी ऐसा पूरी तरीके से यूनिटरी में वो नहीं बदला है, इसलिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी एक ट्रूली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एज अ फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। ये 2026 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।